दोस्तों नमस्कार। जारी है अखिल भारतीय राजीव गांधी विचार विकास मंच के 23 सवाल। आज हमारे साथ में है आज़ाद समाज पार्टी के महाराष्ट्र महासचिव श्री मनीष जी साठे। और आपको मैं बता देता हूँ कि मनीष साठे ये अमरावती जिले में ही नहीं, महाराष्ट्र में भी डैशिंग कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है। यंग जनरेशन के रूप में उनका बहुत नाम है। और दूसरी मेन बात, इनके जो नेता है चंद्रशेखर जी आज़ाद, जो एक्चुअल मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि एक सेंट्रल में चंद्रशेखर आज़ाद और राहुल गांधी दोनों की मित्रता भी जग जाहिर है। तो इसीलिए हमने आज हमारे विचार मंच पर मनीष जी को आमंत्रित किया है। मनीष जी, आपका स्वागत। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय शिवराय। आज रामनवमी के अवसर पर सभी अमरावती वासियों को, अमरावती जिले को रामनवमी के ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा परिचय जो हमारे राजू जी चौकमल जी ने दिया है, वो महासचिव नहीं हूँ मैं, महाराष्ट्र मुख्य महासचिव इस पद पर मैं कार्य करता हूँ। ठीक है, गलती को सुधार लेता हूँ। महाराष्ट्र के मुख्य महासचिव इस पद पर मनीष जी कार्यरत हैं। तो आज हमारे विचार मंच पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। और प्रश्नों के रूप में मेरा जो पहला प्रश्न है, मनीष जी, आज जो देश की हालत है, पिछले 10 वर्षों से 2014 से लेकर 2024 तक पूरे देश ने एक भयानक महामारी देखी, कोरोना के। उससे भी बड़ी महामारी अगर आप देखेंगे तो ये समय जो चालू है मोदी सरकार, इसके साथ ये मोदी सरकार के साथ में चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो लड़ाई चालू है सेंटर में, उसको आप किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले आपने आपके चैनल पे मुझे बुलाया, आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये देखिए, ना तो हम कांग्रेस के दीवाने हैं, ना ही बीजेपी के दीवाने हैं। बीजेपी तो हमारी प्रतिस्पर्धी पार्टी है जी, कांग्रेस भी हमारी प्रतिस्पर्धी पार्टी है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि हमारी आज़ाद समाज जो पार्टी है, अभी हमारे को तकरीबन 3 साल ही हुए हैं हमारी जो पार्टी स्टार्ट हुई है। मैं पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ। फाउंडर मेंबर होने के नाते मुझे भाई ने बोला है आपको फाउंडर बनाना है, आप स्टैम्प पेपर दीजिए। मैं एफिडेविट करके मैं भाई को भेजा था पाइपलाइन से। आपने जो मुद्दा उठाया है कि 10 साल हो गए अपने भारत देश को, हालात कैसे? हालात तो बुरी तरह है। 2000 देखिए, कांग्रेस कैसी भी हो, लेकिन गरीबों के ऊपर कांग्रेस ने कभी ज्यादती नहीं की। 2014 के पहले भाव देख, जो हर चीज़ों के दैनंदिन जीवन को अपने को जीने के जो सामान लगते हैं, सामग्री लगती है, तो आज उनकी जो कीमतें आसमान को छू रही है। आज खाने का तेल देखिए आप, पहले 2014 के पहले 65 रुपये था, आज 180 रुपये है। गरीब को भी 180 रुपये लगता है, और जो मजदूर ये हाथ में लाना और ये हाथ में खाना, उसको भी 164 रुपये लगता है, 165 रुपये लगता है, 180 रुपये। जो सिलेंडर 2014 के पहले 410 रुपये का, 400 रुपये का मिलता था, आज जो 1200 रुपये का मिलता है। ब्लैक में लेने जाओ तो 1300 रुपये खर्चा करना पड़ता है। हर चीज, पेट्रोल से लेके, तो जो रोज जो आदमी को खाने के लिए सोने से ले, आदमी उठने से लेके तो सोने तक के जितने भी चीजें आदमी को लगती है जीने के लिए, वो हर चीज महंगाई होती जा रही है। आज जैसे, आज फॉर एग्जांपल देता हूँ, आज इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के ऊपर जैसा मोदी सरकार ने एक दवाई कंपनी से 55 करोड़ रुपए लिए थे। उस दवाई की कीमत, मेरे पास उसका व्हाट्सएप पे आया है, उस दवाई की कीमत 2020 में 165 रुपये थी, और आज उसकी कीमत है 325 रुपये। ये किसके जेब से जा रहा? मोदी सरकार के जेब से नहीं जा रहा, कांग्रेस के जेब से नहीं जा रहा, जनता की जेब से। ये जनता की जेब से जा रहा है। ये मोदी सरकार जो है, ये आरएसएस की नीति के ऊपर चल रही है। आरएसएस के
जो सरसंघ चालक थे गोड़रकर, उसके किताब में लिखा है। मुझे पता नहीं, मैं जो तीखे आपको जवाब दे रहा हूँ, आपके चैनल के ऊपर बताना, आपने बिल्कुल बताना, लोगों को पता चलना चाहिए। लेकिन किताब में पढ़ा है लोगों ने, लेकिन चैनल के ऊपर पता चलना चाहिए। गोड़रकर के अपने किताब में लिखा है कि जब जितना तुम जनता को त्रस्त करोगे, सताओगे, दलित वस्तु के बाजू में आपकी देशी दारू की दुकान लगाओ, तुम्हारे विश्वसनीय 2-3 जो दोस्त है उसको सरकारी संस्थाएं, जंगल जमीन ये उनको चलाने के लिए दे दो, प्राइवेट ठेके पद्धति पे दे दो। वैसे उसके किताब में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसके किताब में जैसा लिखा है वैसी आरएसएस के किताब में लिखा है, वैसे भाजपा सरकार, मोदी सरकार सरकार चल। मनीष जी, दरअसल क्या है, ये जो किताब आप कह रहे हैं वो आरएसएस का एक मुख्य पत्र है, ऑर्गेनाइजर नाम से, उसमें इसके लेख आते हैं। वो लोग जो लिखे हो और बहुत भयानक प्रकार से लिखे, दलितों को उसमें सबसे ज़्यादा टारगेट किया, उसके बाद में एसटी समाज को, और उसके बाद में मुस्लिम समाज। तो मनीष जी का मेरा एक दूसरा प्रश्न, अभी आपने महंगाई के बारे में जो बताया, बढ़ती महंगाई, अब 2014 से पहले की जो महंगाई का दर जो था, आपने बताया 65 रुपये किलो तेल था, अभी 180 किलो हो गया, पेट्रोल 60 रुपये था, अभी 110 हो गया है, सिलेंडर 400 था, 1200 हो गया, ब्लैक में 1300-1400 रुपये, आपने बताया। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि एकदम ये 10 साल के बीच में ही ये महंगाई की दर एकदम कैसे बढ़ गई? ये मोदी सरकार ने ऐसा कमाल क्या कर दिया कि महंगाई बढ़ती जा रही है? क्या बात है? उनको उससे कोई लेना देना नहीं है, उनको जनता को निचोड़ना है। अब देखो, 2014 के पहले पेट्रोल का दाम था 65 रुपये, 70 रुपये, 67 रुपये। आज वही दाम 112 रुपये, 120 तक के चले गया था। बाद में और उन्होंने अपनी पार्टी चलना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए ये पार्टी ये दाम घटा रही है करके। ऊपर बैरल के कच्चे तेलों के दाम घटे हैं, जो 2014 के पहले थे उससे भी नीचे आ गए दाम। फिर भी लोगों को गुमराह करती है और जनता को जितना निचोड़ना चाहते हैं। उनको मालूम है कि देखो, कांग्रेस, जैसा कांशीराम जी ने कहा था कि कांग्रेस एक सापनाथ है और बीजेपी एक नागनाथ, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन अभी बीजेपी कांग्रेस के ऊपर हावी हो गई। वो आपने जैसे कहा है कि ऐसा क्या हो गया, दाम इतने ऊंचाई आसमान छू रही है करके। अब देखो, सोयाबीन जब खेत से निकलता है तो सोयाबीन का तकरीबन 5,000-6,000 ये 5,000 एकदम 165 रुपये वहां से, जब फिर काश्तकार को भी मिलना चाहिए ना वो दाम। आज जैसे सोयाबीन का तेल मिलता है 165 रुपये मिलता है, 170 के आसपास गया है, तो उसको 100-1200 रुपये का भाव देना चाहिए। ऐसा क्या होता है कि एकदम उसकी काश्तकार का मंडी में जाने के बाद वो फैक्ट्री में जाता है, उसकी प्रोसेस बन के अगर ऑयल निकलता है, ऐसा क्या होता है? उसमें सोने के टुकड़े थोड़े डाले जाते हैं। ये सब व्यापारियों के घर जो है, व्यापारी के घर भरने को होना और काश्तकार को काश्तकारी करने को होना। काश्तकार बढ़ना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। मनीष जी, कैसा हो गया, एक बात ऐसी है कि इस देश में जो प्राइवेटीकरण की जो शुरुआत की है, मनमोहन सिंह सरकार के समय हुई, ऐसा कहते हैं 5 कंपनियों का प्राइवेटीकरण उस समय में किया था जब जागतिक मंदी। लेकिन 2014 के बाद प्राइवेटीकरण का पूरा रैला बहकर, जैसे एक आंधी बाढ़ आ जाती है नदी में, वैसे बाढ़ आ गई। करीबन 8,160 प्राइवेट कंपनियाँ थी पीयूसी के रूप में, तो सरकारी की संस्था थी, उसमें से 8,000 संस्थाएँ बाकायदा प्राइवेटीकरण कर दिया 35 साल के बीच में। ठीक है, अपने 2-3 मित्रों को उन्होंने दिया। लेकिन मुझे एक ये बात जानना चाहिए कि जैसे यूपी में जो राजनीति है आदित्यनाथ योगी के विरोध में, तो आप चंद्रशेखर की राजनीति को उनके सामने कैसे पाते हो? मतलब चंद्रशेखर आज़ाद आदित्यनाथ योगी का कैसे मुकाबला कर सकते हो इस समय की इस घड़ी में, जहाँ डिक्टेटरशिप चालू है, जहाँ तानाशाही है, जहाँ हिटलरशाही है, जहाँ मोदी और बीजेपी के विरोध में शब्द निकालने के बाद भी बड़े बड़े नेताओं को अंदर डाला जाता है। मेरे ख्याल से इसी साल के शुरुआत में या लास्ट ईयर के एंडिंग में चंद्रशेखर आज़ाद जी को जेल में डाला था।
तो चंद्रशेखर आजाद जी अपनी पार्टी के द्वारा पूरे देश में कैसे मोदी सरकार का मुकाबला कर सकते हैं, या फिर योगी आदित्यनाथ के विरोध में यूपी में कम से कम कैसा मुकाबला करें, इसका कुछ ब्लूप्रिंट आपके पास में चंद्रशेखर आजाद जी ने भेजा है क्या आपको? आपने अच्छा सवाल किया है। जिस तरह से यूपी में गरीबों के ऊपर, एसटी एससी के ऊपर सबसे ज़्यादा अन्याय अत्याचार होता है, वैसा अन्याय अत्याचार अपने महाराष्ट्र में नहीं होता। हाँ। वहाँ पर आज भी अगर कोई दूल्हा घोड़ी के ऊपर अगर जाता है तो ठाकुरों के घर के सामने से उसको जाने की उजागरी नहीं। आज की उस घोड़ी पैदल और दूल्हा नीचे जाता है। आज भी अगर कोई दलित ने मूछें रखा है तो आज भी उसकी मूछें काटी जाती है। ऐसी संगीन घटनाएं यूपी में होती रहती है, आए दिन होती रहती है। उसमें से एक भीम आर्मी नाम का एक उगम हुआ है। जैसे अन्य अत्याचार होता था, उसकी घटनाएं होती थी, वो अन्य अत्याचार वो लोगों से देखा नहीं जाता था। भाई चंद्रशेखर आजाद ये पढ़े लिखे हैं, एक पेशे से एडवोकेट है, लॉयर है, अच्छे लॉयर है। उनके ऊपर भी अन्य अत्याचार हुआ। जब उन्होंने देखा कि नहीं, ये अपने समाज के ऊपर अन्य अत्याचार हुआ, तो उन्होंने एक सामाजिक संगठन करके भीम आर्मी निकाला। उसके तो भीम आर्मी के सहारे लोगों का जो अन्य अत्याचार होता था उनको वो दूर करते थे। और जब भाई वहाँ पे सहारनपुर में एक घटना घटी, मेरे ख्याल से कोई त्योहार था, त्योहारों में दोनों समुदाय के आपस में लड़ाई हुई। लड़ाई के ऊपर दोनों समुदाय के लोग अंदर चले गए, उनके ऊपर रासुका दाखिल हुआ, दोनों काउंटर अटैक हुए। दोनों समुदाय के लोग, दोनों जाति के लोग जेल चले गए। मैं खुद भाई से मिलने सहारनपुर जेल में गया था। भाई 14 महीने 15 दिन जेल में रहे। वहाँ पे उनको जेल प्रशासन ने बहुत प्रताड़ना दी है। स्लो पॉइजन था, उन्होंने भाई ने खुद कहा इंटरव्यू में, स्लो पॉइजन तक के दिया है, खाने में दिया जाता था। मेरी हमेशा तबीयत खराब रहती थी और अभी उनके प्रकृति में सुधार आया है। भाई को पार्टी निकालने का कोई गरज नहीं। भाई जैसे जेल से निकले, मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ताकि लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी निकालने की क्या गरज थी। आज वहाँ पे ऑटो का डिवाइडेशन हम भी नहीं चाहते, ऑटो का डिवाइडेशन हो करके। जैसे भाई जेल से निकले तो सबसे पहले कुछ हफ्ते जाने दिए, उसके बाद पार्टी ऑफिस में 8 से 10 फोन किए। 8 से 10 फोन होने के बाद वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। खुद बहन जी को पत्र लिखा, बुआ करके, बुआ कहते भाई उनको, बुआ मैं सामाजिक संगठन में रहते हुए मैं समाज की सेवा नहीं कर सकता। अगर मुख्य धारा में आना है, बाबा साहब ने जैसे कहा था, अगर तुम्हारे समाज की सेवा करना है तो आपको राजकीय में आके आपकी सेवा, सत्ता में रहने के बाद ही आपकी सेवा, समाज की सेवा आप कर सकते हो। तो बहन जी ने उसका आंसर तो दिया ही नहीं, पार्टी से कोई आंसर आया नहीं। उसके बाद सतीश चंद्र जी मिश्रा और बहन जी 2-4 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और कहते हैं कि ऐसे लोगों को हम पार्टी में कदाई भी तारा देंगे नहीं, कदाई भी लेंगे नहीं। उसके बाद भाई को तो समाज की सेवा करना था, क्योंकि जब से बहन जी मुख्यमंत्री पद से उतरी है तब से हमने देखा है कि जब भी कोई अन्य अत्याचार, जहाँ ऐसी घटनाएं होती है तो बहन जी उसके ऊपर चुप्पी साधी रहती है, कुछ बोलती नहीं है और वहाँ की मूवमेंट बिगड़ी है। तो कुछ तो समाज को दिशा देने के लिए होना, तो भाई ने एक आजाद समाज पार्टी निकाली थी। मैं खुद वहाँ पे दिल्ली में था। आज जहाँ जहाँ भाई का रैली रहती है, सभा रहती है, तो लाखों के ऊपर लोग वहाँ पे ये रहते हैं, जाते हैं। तो पैसे देके बुलाए हुए पब्लिक नहीं रहती हो। जैसे बाकी पक्ष वाले के, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, बाकी पक्ष वाले पैसे देके, गाड़ियाँ बेच के अपनी पब्लिक गर्दी जमाने के लिए गर्दी जमाते हैं अपने सभाओं में। आपने खुद देखा है। आज नहीं, राजस्थान में एक खासदार का जो सांसद के लिए खड़ा रहा है,
20 लोग नहीं है, आपने देखा हाँ, देखा व्हाट्सएप पे, हमारे ट्विटर पे देखा, वो कुर्सियां उन्हें कसम देना पड़ा, भगवान शंकर महादेव की कसम देना पड़ा, आप मत जाओ, आप बैठे रहो, फिर भी लोगों पीछे लगे। और आपने कहा कि योगी के सामने भाई का अस्तित्व कैसे टिकेगा। देखिए, योगी रहो कि भाजपा रहो, इनका अस्तित्व कुछ नहीं है, इनका अस्तित्व ईवीएम है। जी जिस दिन भारत से ईवीएम हट जाएंगी, ये इनको भागने के लिए जमीन कम गिरेगी, भाजपा लोगों भागने के लिए जमीन कम गिरेंगे। और अच्छा हुआ अपनी एक न्यायपालिका अभी जाग गई है, उन्होंने कहा है जिंदा है। अभी कल उनके ऊपर निर्णय देना था, लेकिन कुछ कारणवश वो निर्णय 19 तारीख को गया है, नहीं 18 तारीख को 18 तारीख को डॉक्टर गया है। कल सुनवाई, अभी क्या मालूम क्या होता है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देना चाहिए कि वीवीटी पैड जो लगा है उसकी पर्ची, जो वोटर्स है वो वोटर्स वोट डालने के बाद उसके पास में वो पर्ची आएंगी, वो पर्ची एक डब्बे में डाली जाएंगी, और जो जिस दिन मतगणना होगी, मतगणना के तौर पे कांग्रेस के इतने हैं, बीएसपी के इतने हैं, आजाद समाज पार्टी के इतने हैं, तो तब 100% उसको अब इनडायरेक्टली आप बैलेट पेपर ही कहा जाएगा। भरोसा रखने वाली बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कल जो सुनवाई हुई है संज्ञान लिया है। एक्चुअल 18 तारीख देने का कारण ऐसा था कि उन्होंने कुछ मशीनों के सैंपल्स और बुलाए, जस्टिस खन्ना साहब के टेबल पर है, तो कुछ मशीनों के सैंपल्स बुलाए हुए हैं, उसका उसके 2 घंटे और सुनवाई चलेंगे, उसके बाद में डिसीजन होगा। तो मुझे एक दूसरे दिशा में आपको ले जाना है। चंद्रशेखर आज़ाद और राहुल गांधी, इनमें आप क्या सामंजस्य देखते हैं? अच्छा सवाल किया आपने भाई, दोनों यंग जनरेशन वाले हैं, दोनों एक ही हम उम्र है, दोनों दोस्त है। आपको बता दो, जब चंद्रशेखर आज़ाद सहारनपुर जेल में बंद थे, तो राहुल गांधी पदयात्रा में थे। पदयात्रा में होने के बाद प्रियंका गांधी को स्पेशल फोन किया राहुल गांधी जी ने कि आप पहले आज़ाद से बात करो, उससे मिलने जाओ। प्रियंका गांधी जेल में जाकर आज़ाद जी से मिलकर आई। वो मिलने से पहले चंद्रशेखर आज़ाद जी मायावती के फेवर में दिखते थे राजनीति और समाज नीति लेवल पर, लेकिन जैसे उनसे मुलाकात हुई, बात हुई, और राहुल गांधी से भी ज़्यादा फेवर में अभी प्रियंका गांधी और चंद्रशेखर आज़ाद है। तो मैं प्रियंका गांधी को साइड में रखता हूँ, क्योंकि उसके बाद से ही चंद्रशेखर आज़ाद और राहुल गांधी के बीच में वो का सामंजस्य, जो जिसे कहते हैं, जो सेतु कहते हैं, जिसे पुल कहते हैं, वो समाज और राजकारण के विषय में बनते गया। तो आपका दृष्टिकोण क्या है? आप कैसे देखते हैं राहुल गांधी और चंद्रशेखर आज़ाद की इस दोस्ती को, या फिर इस राजनीतिक दोस्ती को? दोनों ही चीज़ें हो सकती है। चंद्रशेखर आज़ाद की सोच और राहुल गांधी की सोच, क्या आपको नहीं लगता है कि समाज के लिए मिलती जुलती नजर आती है, एक है, और उन दोनों की दृष्टिकोण से ही भारत देश आगे बढ़ सकता है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता? आपने अच्छा सवाल किया ये, और मैं चाहता हूँ, मन सोच रहा था कि ये सवाल आपने पूछना चाहिए। देखिए, जैसी इंडिया आघाड़ी बनी, जी, इंडिया आघाड़ी में आजाद समाज पार्टी को 1 सीट दी गई, जी, जबकि अपने महाराष्ट्र में राज ठाकरे जो है मनसे के, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष है, वो उनको 2 सीट दिए जाती है। नहीं, उनको मना किया एक्चुअली, अभी बिन शर्त। देखा, मेरा पूरा हुआ नहीं, बोले, उनको 2 सीट दी जाती है। भाई चंद्रशेखर आजाद तो इंडिया आघाड़ी में पहले तो ले लेते हैं। बड़े बड़े न्यूज चैनल पे एक लाइन चलती है, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी को एक जगह दी गई है नगीना से। हमारे को बहुत बड़ी खुशी होती है कि अपने आघाड़ी में अपन आ गए करके, और भाई को जब 1 सीट दी जाती है तो भाई भी मना नहीं करते। क्यों नहीं मना करते? कि वोटों का डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए, वापस से मनुवादी सरकार सत्ता पे नहीं जाना चाहिए। ये हुकुमशाही सरकार जो आज जो परिस्थिति है, जो आज अपन लोकशाही की अपन बोलते हैं, लोकशाही नहीं, इसके जो ये इसको जो सफर घोड़दौड़ है, ये पूरी हुकुमशाही के तौर चल रही है। तो
भाई ने सोचा कि वोटों का डिवाइडेशन नहीं, अपने को लड़ाई लड़ने के लिए आगे है। अगर सत्ता में भाजपा चली जाए तो हो सकता है कि सिटिंग केजरीवाल जैसे 2 सीएम जेल में डाल दिए जाते हैं बिन कारण, एफआईआर भी नहीं बताते। वो सिटिंग सीएम को अगर हुकुमशाही के तौर पे अगर जेल में डाल दिए जाते हैं तो अपने जैसे का कुछ नहीं है। तो उन्होंने उसके कारण ज़्यादा कुछ भी बहस नहीं की। उन्होंने एक सीट मिली तो एक सीट के ऊपर समाधान हो गए और कुछ नहीं। उसके बाद 2-3 दिन के बाद न्यूज चैनल पे और चलती है कि भाई के विरुद्ध अखिलेश जी ने एक सीट, अखिलेश जी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे गठबंधन है इंडिया में। तो सपा भी है जो अखिलेश यादव की पार्टी है, समाजवादी पार्टी, तो वहाँ के नगीना की सीट अखिलेश जी को छूट गई थी। उन्होंने अच्छा ऐसा ही नहीं, वहाँ पे उपचुनाव हुआ था संसद का, भाई ने वहाँ पे सपोर्ट दिया, भाई के कारण वहाँ पे एक उम्मीदवार विजय भी हुआ, भारी बहुमत से आया है। उनको शर्म आना चाहिए, अखिलेश यादव को शर्म आना चाहिए। उनके विरुद्ध नहीं, एक दलित का अस्तित्व, राजकीय अस्तित्व नहीं उभरना चाहिए। आज अगर इसको अपन ने समर्थन दे दिया तो यह कल अपने ऊपर बैठ जाएगा। अरे ये तुम्हारे जैसा नहीं, ये सबको लेके चलने वाला चंद्रशेखर आजाद है। उनके विचार देखो, ये जैसे आपने बोला है राहुल गांधी की और भाई की तुलना जो की है, राहुल जी गांधी जी को ये वारसा मिला है, उनको राजकीय वारसा मिला है। और ये जो आदमी है चंद्रशेखर आजाद, ये मास्टर का लड़का है, जमीनी लड़ाई करके जेल में रह के। राहुल गांधी जी जेल में नहीं रहे, राहुल जी गांधी जेल में नहीं गए। चंद्रशेखर आजाद 14 महीने 15 दिन जेल में रह के आए। उनको प्रताड़ित किया गया है, अनेक केसेस है उनके ऊपर, अनेक हजार सैकड़ों आंदोलन किए समाज के लिए, ये भी करते हैं। लेकिन दोनों का अलग अलग लड़ाई है। मनीष जी, अभी चंद्रशेखर आजाद ने आपसी सामंजस्य ले लिया, चलो ठीक है एक सीट मिली हमें, कोई हरकत नहीं, इसलिए उन्होंने सामंजस्य लिया, समझदारी दिखाई कि डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि महाराष्ट्र में ये जो रिपब्लिकन पार्टियों की जितनी भी लीडर्स है, प्रकाश आंबेडकर है, रामदास आठवले है, राजेंद्र गौड़ है, जोगेंद्र कवाड़े है, ये अपने सिर्फ एक एमएलसी या एक सीट के लिए डिवाइडेशन जैसा खतरा में बोल दे रहे हैं? क्या उन्हें नहीं लगता है डिवाइडेशन की वजह से एक बार फिर से बीजेपी सरकार आ जाएंगी, फिर से डिक्टेटरशिप आएंगी? क्या यहाँ के लीडर्स, दलित लीडरशिप में और यूपी की लीडरशिप में आप थोड़ा डिफरेंस के रूप में नहीं बता सकते भाई ये डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए? चंद्रशेखर आजाद की सोच महाराष्ट्र में क्यों नहीं है इन लीडरों में, रिपब्लिकन पार्टी के लीडरों में? क्या चंद्रशेखर जैसे एक यंग जनरेशन का जो लीडरशिप सामने आ रहा है, ये प्रस्तावित लीडरशिप है भारतीय वालों की, ये चंद्रशेखर आजाद के विचारों से मेल क्यों नहीं खा, क्यों डिवाइडेशन के लिए तुले पड़े हुए? देखिए, माननीय रामदास जी आठवले, माननीय जोगेंद्र जी कवाड़े, माननीय हमारे युवराज, हम उनको युवराज कहलाते हैं, मैं कहलाता हूँ, मैं किसी के मुंह से तो अभी तक नहीं सुना, क्योंकि बाबा साहेब का खून है। आनंददास जी आम्बेडकर और बाला साहेब आम्बेडकर, ये हमारे युवराज, मैं तो मानता हूँ, बाकी कोई माने या नहीं माने, लेकिन उनकी विचारधारा और हमारी विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क है। मैं 4 साल का था, मेरा नजदीकी गांव है सुकली बनारसी करके, मैं 4 साल का था, जोगेंद्र जी कवाड़े को सभाएं लेने के लिए, मीटिंग लेने के लिए बंदी थी, तो ब्लैंकेट लेके उन्होंने मीटिंग की थी, पुलिस होके छुप के आके उन्होंने, हमारे सुकली में एक कोटा है ऐसा बनाया हुआ, सीमेंट का चौरा है, वहाँ पे वो ओटे पे उन्होंने, मैं छोटा था 4 साल का था, मुझे याद है। आपको लगा होगा कि ये मनीष साठे कुछ फेंक रहा है, तो थोड़ी सी जानकारी लीजिए, आप सुकड़ी में जाओ और आपको पता चल जाएगा। सुकड़ी में मेरे दोस्त रुपेश पंडित वहाँ रहते हैं, हाँ, पाटिल करके मेरे फ्रेंड थे,
मैं सुबह में आना जाना मेरा था, और मुझे पता है कि वो जो चबूतरा जो है वो हाँ। गांव के बीच में है, एक नीम का पेड़ भी है और बड़ा ग्राउंड है, बस- वहाँ बस- अच्छे वो अच्छे कार्यक्रम नीम होते हैं। के तो पेड़- फेंकने का विषय ही नहीं है। आप नीम थोड़ा- नीम के हाँ। पेड़ के पास एक विहार अभी बन गया, हाँ, उसके हाँ। बाद बन गया। हाँ। वो विहार पे जोगेंद्र जी कवाड़ ने ब्लैंकेट में पुलिसों के चोरी छुप के आके सभा ली थी। उसके पहले पकड़ जाते तो सभा नहीं होती थी, लेकिन उसके बाद वो नहीं पकड़ सकते लोगों को, लोगों में अराजकता ना फैली जाए। तो मैं ये लोगों को, जब से मैं राजनीति में ज्यादा मेरे को समझ नहीं आ गया, ये मुरब्बी लोग हैं, ये जो चारों लोग हैं ये मुरब्बी लोग हैं। हम इनको अलग एंगल से देखे जाते नहीं, ये समाज के सुधारक है, समाज के सेवक है। लेकिन जब से मैंने होश संभाला, राजनीति में कदम रखा, तब से देखा गया कि ये लोग खुद के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम नहीं करते। आज बाला साहेब आम्बेडकर को जैसे अपन टीवी में देखते हैं, न्यूज चैनल के माध्यम से देखते हैं, पेपर के माध्यम से देखते हैं, तो उनके साथ बातचीत हुई थी। 5 उनको बाला साहेब आम्बेडकर को महाविकास उनके जो वंचित बहुजन आघाड़ी है उनको 5 सीट देने का किए थे। और ये जब हमारे माननीय माजी राज्य मंत्री सुनील भाऊ देशमुख उनके साथ हम मेरी मीटिंग हुई, तो उन्होंने भी कहा था, उनके साथ हमारी मीटिंग हो गई बोले, और नानाजी पटोले ने भी कहा था बोले उनको अपन 5 सीटें देंगे। और उसके ऊपर जाने के बाद उनको और भाई किसी छाती को ये रखने के रख के पत्थर रख के उनको और 1 सीट देने का हमने निर्णय लिया था। बोले 6 की बात हो गई थी। बोले आज एक 6 सांसद, 6 खासदार, 6 सीट, बोले तो 1 सीट के पीछे 8 आमदार, 8 विधानसभा। तो विधानसभा के लिए और आपने चर्चा करना था, हो सकता है आपकी 80 आपकी हिस्से में आती थी विधानसभा। तो मुझे लगता है बाला साहेब आम्बेडकर का जो निर्णय है वो गलत हो गया है। और बाला साहेब आम्बेडकर का निर्णय 2014, 2019, 18 में 18 के पहले उनका कोई वजूद नहीं था वंचित आघाड़ी का, तब भारी बहुजन महासंघ था। जैसी भीमा कोरेगांव की दंगल हुई, दंगल ये सुनियोजित कट है, आरएसएस की नीति और भाजपा की नीति की सुनियोजित है ये, क्योंकि 1818 से लेके तो 2018 तक के 200 साल पूरे हो गए। हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता, तब हमारी पार्टी बनी नहीं थी, हमारे कार्यकर्ता जब अभिवादन करने के लिए भीमा कोरेगांव गए थे और भारी संख्या में गए थे, तो सबसे पहले हमारा फोन आया था। पूरे अमरावती जिले में सबसे पहले अगर आंदोलन छिड़ा होगा तो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड के सामने बस रोकी थी। वहाँ पे बंटी जी रामटेके, मैं था और 2-3 हमारे कार्यकर्ता थे। सबसे पहले वहाँ पे बस रोकी गई, सबसे पहले, क्योंकि हमारे को वहाँ से फोन आया था। हमारे वाशिम के जिलाध्यक्ष थे एडवोकेट पट्टे बहादुर, उन्होंने फोन किया, मनीष भाऊ यहाँ पे ऐसा हुआ, बोले कुछ अनजान लोग हैं, बोले नीला भगवा गमछा पहने हुए, हाथ में पत्थर है, काठा है, ऐसे बहुत से लोग हैं बोले, शेकड़ों से लोग हैं बोले, भारी संख्या में आए हैं बोले। और अपने जो वहाँ पे बहू बेटियां हैं, बहन बेटियां हैं, लोग हैं अभिवादन करने के लिए, उनके ऊपर लाठियां चला रहे बोले, बहुत से शेकड़ों गाड़ियों के कांचें फोड़ी गई है बोले। तो फिर हमने यहाँ पे आंदोलन के तौर पे हमने बस रोकी गई, वहाँ से पुलिस आए और हमारे को सिटी कोतवाली में आंदोलन के केसेस लगाए गए, डिटेन करके किया है। दूसरी बात, जब उनको मालूम है कि सीट अपन ने अगर अपनी सीट खड़े किए तो डिवाइडेशन होगा, 2019 में एक भी सीट नहीं है। जब तुम्हारी एक भी सीट आई नहीं, बुद्धों के भरोसे तुम्हारी सीट आती क्या? अरे तुम, अगर बाबा साहब ने खुद कहा है कि अगर तुम्हारे समाज की सेवा करना है तो सत्य की चाबी तुम्हारे पास होना, सत्य की चाबी रहे बगैर तुम्हारी समाज की सेवा कर ही नहीं सकते तुम। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, बाला साहब के इतना मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन वो क्या नीति चलाते हैं, वो उनकी नीति पे समाज की सेवा नहीं हो सकता। समाज अधोगति पे जा रहा है। सही बात ना समाज, हमारे समाज को कोई दिशा देने वाला नहीं है, कोई आमदार नहीं है, कोई खासदार नहीं, कोई मंत्री नहीं है। किसके इधर देखेंगे? जो भी समाज बाला साहब के इधर, हम आशिक के इधर के किरण थी, वो भी हम किरण डूब चुके हैं हमारी किरण। ये बाला साहब का जो राज और दूसरी मेरा अभी और 2-3 लोग, ये तो बाला साहब का हो गए। दूसरी बात, ये चले गए भाजपा के इधर, ये इनडायरेक्ट भाजपा को सपोर्ट करना है ना बाला साहब।
इनडायरेक्ट भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे तुम बाहर रह के करो कि अंदर रह के, आज उनके साथ रहते तो तुम्हारे कम से कम 3 तो खासदार रहते थे, क्योंकि महाविकास आघाड़ी तुम्हारे साथ थी। ये पहला टाइम है मैं जब से मैं देख रहा कि भूतों भविष्य ऐसा पूरा समाज एक प्लेटफॉर्म पे कभी नहीं आएगा, नहीं है। पूरे भारत में जो आज है ना, ये प्लेटफॉर्म कभी नहीं आएगा, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जातिवाद है, सबसे ज्यादा जातिवाद है, वो जातिवाद है अपने यहाँ, और ये कीड़ लगी है जातिवाद की, ये कभी जाएंगी नहीं। पता नहीं हम जिंदे रहेंगे या नहीं रहेंगे, मेरे बच्चों भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये इतने जल्दी जाने वाले नहीं। फिर भी ये सब समाज भाजपा सत्ता को बेदखल करने के लिए, सत्ता से नीचे उतारने के लिए एक मंच पर आया है। ये बाला साहेब को समझना चाहिए। फिर भी अपना अस्तित्व, कोई लोग बोलते नहीं उनका अस्तित्व कायम रखने के लिए वोट बैंक बढ़ा, अबे है ना तुम्हारे, अगर भाजपा ने, मोदी सरकार ने ठान लिया, एक विधेयक ला लिया कि इसके बाद अगर मेरे को बार बार अगर चुने जाते हो, 2014 भी मुझे चुनते हो, 2019 भी मुझे चुन रहे हो, और 2024 में भी अगर मुझे चुन रहे हो, तो काय के लिए तुम इलेक्शन लेते हो? तुम रद्द कर दो ना इलेक्शन, अगर उसने ठहराव ले लिया तो क्या कर सकते हो? तुम्हारा उसका क्या कर सकते हो ठहराव लेने के बाद? अगर एक मुख्यमंत्री को अंदर डालते तो क्या किया हल्का भारी भाजपा का, मोदी का तुमने? बाला साहेब ने समाज के ऊपर देखना था, कौन से दिशा पे जा रहा अपना समाज, उसको कोई दिशा देने वाला नहीं है। वो ये हो गया बाला साहेब का। आठवले साहब तो बस नंदी बैल, डायरेक्ट बोलता हूँ, छोटा हूँ मैं उनसे, बहुत छोटा हूँ, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, वो संघर्ष को हम प्रणाम करते हैं, आदर सम्मान है उनका। लेकिन जो आज अभी जो हम 2014 के 2019 का देख रहे ना था उनका कार्यकाल, अरे कोई भी भाजपा आ जाए बोले मुझे एक सीट मिलेंगे, मुझे मंत्री पद मिलेगा, अरे तुम्हारी लाचारी, भिखारी से भी बदतर तुम्हारी लाचारी हो गई। उसके बाद कवाड़े साहब एक सीट मिलने के लिए, अपनी रोटी सेकने के लिए, राजकीय अस्तित्व रखने के लिए समाज गए चूल्हे में। समाज को तो देखो कहाँ जा रहा, कोई दिशा देने वाला नहीं है ना। जो समाज ने तुम्हारे को यहाँ बैठा है तो तुमने क्या रोटे नहीं पेला है? समाज नहीं बिठाया, समाज ने इसके ऊपर ले लिया है, सर के ऊपर बिठाया है। वो समाज तुम्हारे को किस दिन जमीन पे पटक देगा ना, तो 500 फुट तुम नीचे चले जाओगे, कोई पहचानेगा भी नहीं, कुत्ते जैसी हालत हो जाएंगी तुम्हारी। आनंदराव जी आम्बेडकर, मैं आनंदराव जी आम्बेडकर को एक पहले कहा मैंने आपको कि हमारे ये दोनों युवराज है, ये युवराज, ये हमारे ये उम्मीदवार नहीं है, लेकिन युवराज के जगह पे है। अगर युवराज गलत दिशा पे जा रहा तो उसका साथ नहीं दिया जाता। उन्होंने आज बॉम्बे जो कहते हैं, मुंबई और अमरावती का डिस्टेंस 750 किलोमीटर आता है। क्या गरज थी? एससी वार्ड तो बहुत थे ना, अगर तुमको चुनाव लड़ना था तो क्या यही थी क्या? नवनीत राणा थी। तुम्हारे को अगर चुनाव लड़ना था तो माननीय सुब्रता सुळे उसके विरुद्ध लड़ना था। बिल्कुल सही बात। तुम्हारे को चुनाव लड़ना था तो केंद्रीय औजार मंत्री नितिन जी गडकरी उसके विरुद्ध लड़ना था। बहुत से नेते हैं, कांग्रेस के हैं, भाजपा के हैं, बहुत से दिग्गज नेते हैं। अरे तुमको लड़ना है यहाँ तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध लड़ना था ना। अरे यहाँ पे रखते थे हम, अरे नहीं हमारा युवराज है, ये शेर है। लेकिन क्या हो गया, पूरी अमरावती जिले की जनता ने पूरा देख चुके। तुम फॉर्म भरने जाते हो, फॉर्म भरने के बाद शाम को सोशल मीडिया पे डालते हो कि नहीं मेरे को वंचित ने मेरे को समर्थन नहीं दिया, वंचित ने ऐसा कहा है कि आनंदराज के आम्बेडकर के फॉर्म भरने के रैली के में किसी वंचित ने कार्यकर्ता जाना नहीं। सोशल मीडिया में उन्होंने डाला है पत्र, वो भी पत्र दिखा है। उसके बाद तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हो कि नहीं वहाँ पे आत्मदहन की धमकियाँ, आत्मदहन की मुझे बोले गए, रो रहे हैं, इसकी वजह से मैं चुनाव में ये कर रहा हूँ। अरे सब नाटक है ना। समाज था अनाड़ी नहीं है, 50 60 70 साल का समाज नहीं है ये बचा हुआ अम्बेडकर समाज, सब समझ रहा है, खुली आंखों से देख रहे है तुम्हारा नाटक क्या चल रहा है क्या नहीं, सब देख रहा है। क्या गरज थी? अरे तुम आज भी गए नहीं है। आज भी 26 तारीख को अमरावती जिले का इलेक्शन है। आज भी बड़ा दिल करके बाला साहेब आम्बेडकर ने और आनंदराज आम्बेडकर ने बोलना चाहिए, क्योंकि आनंदराज आम्बेडकर और बाला साहेब आम्बेडकर हम उनको जैसे युवराज मानते तो हमारे पिता के दर्जा है उनके। और बलवंतराव जी वानखड़े एक पुत्र के समान है। आज भी उन्होंने पुत्र समझ के बोलना चाहिए, बलवंतराव जा तू तेरे को आशीर्वाद दे दो। आज भी अम्बेडकरी समाज, पूरा समाज आपको सर्व के लिए लेगा। और कौन सा बाप है वो? ये
ये कौन से बाप है कि अपने बच्चों के थाली से निवाला छिल रहा है और खुद का पेट भर रहा है, उसको भूखा रख रहा है? मनीष जी बात ऐसी है कि अनुराज आम्बेडकर एक ब्रांड, वो आम्बेडकर किसी के सामने जाकर आह्वान नहीं रख सकते। लोग उनको हराने के लिए उनके सामने खड़े हो सकते। आम्बेडकर किसी के सामने नहीं जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती आम्बेडकर परिवार ने अमरावती की सीट पर। नाक हमारा जाएगा। नाक अगर वो उनका डिपॉजिट भी जब्त हुआ ना, और अमरावती की जनता ने, अम्बेडकर जनता ने तय कर लिया। मैं खुद गया गांव में जो बीएसपी के कैडर वोट है कि बीएसपी के अलावा आंख बंद कर किया तो उनको वही दिखता हत्ती। अरे वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे को अनुराज आम्बेडकर को मत देना ही नहीं है। उनको मालूम है कि वोट डाला गया तो वोट डिवाइडेशन होगा, वोट बिखरे जाएगा, वोट खराब जाएगा। अपने गरीब आदमी जो जमीनी तौर से लड़के ऊपर आया, यहाँ तक आया, उसको मत दे और संसद में वो डिसाइड कर लिया अम्बेडकर जनता ने। ये भूल में रहना नहीं चाहिए आनंद राज जी ने, हमारे युवराज ने, ये भूल में रहना नहीं चाहिए कि नहीं हमारे को वोट दे देंगे करके। कितना समाज है तुम्हारा? 2,87,000 है। 100% वोट गिनते हैं। तुम्हारे समाज के ऊपर तुम चुन के नहीं आ सकते। तुम भूल जाओ, तुम या तो किसी को हरा सकते हो या तो किसी को चुन के ला सकते हो। ये तुम्हारी भूमिका रहेंगी। तुम्हारे को सब समाज का जब तक के वोट मिलेगा नहीं, कोई पार्टी की तुम अलायंस करेंगे नहीं, तब तक के तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। छोटा सा कार्य करता हूँ मैं, फिर भी मुझे समझता, इनको नहीं समझता। मनीष जी बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। एक आखिरी प्रश्न पूछूंगा। आखिरी प्रश्न ऐसा है कि भारतीय राजनीति में आज़ादी से पहले के 25 साल और आज़ादी के बाद के 75 साल, मतलब 100 साल, इन 100 साल में जो आम्बेडकर नाम है, एक आम्बेडकर ऐसा है जिसने इस देश को बनाया, जिसने महात्मा गांधी के सपनों को साकार किया, जिसने जवाहरलाल नेहरू के सपनों को साकार किया। वो आम्बेडकर जिसने इस देश का संविधान बनाया इन लोगों के कहने पर। उस संविधान में वो सब तरतूदें है जो देश को और विकसनशील बनाते हैं, विकसित बनाते हैं, प्रगति पर ले जा सकते हैं। आज की तारीख में बाबा साहब आम्बेडकर के बाद में क्या आपको नहीं लगता कि आम्बेडकर नाम खत्म होते हैं? खासकर प्रकाश आम्बेडकर और अनुराज आम्बेडकर का जब हम नाम लेते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये बाबा साहब का जो वारस जिसे कहते हैं, जो विरासत है, वो आगे बढ़ा पाने में नाकाम सिद्ध हो रहे हैं? आपको क्या लगता है? ये देखिए, ये अच्छा सवाल किया आपने और बड़ा दुख होता है हमें इस तरह से। अगर हमारे युवराज निर्णय लेते हैं, राजकीय निर्णय लेते हैं, राजकीय भूमिका के निर्णय लेते हैं, ये स्वार्थी निर्णय है। बाबा साहेब ने समाज के लिए अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए। अरे कम से कम उनकी तो याद रखो। याद तो आता होगा ना। अरे हम विचारों के वारसदार हैं और तुम तो खून के वारसदार हो ना। उनके विचार जिंदा रखो। मेरे अनाड़ी बोल है, मैं इतना कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और बहुत मुझे राजकीय अभ्यास भी नहीं है। थोड़ा सा अभ्यास है मुझे, फिर भी मुझे समझता। आज बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती आज पूरे भारत में ही नहीं तो 156 देशों में मनाई जाती है और बड़े धूमधड़ाके से मनाई जाती है। किस यूनिवर्सिटी से, कोलंबिया से बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपनी पढ़ाई की है, उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने 300 साल से सर्वे किया था कि सबसे होशियार स्टूडेंट कौन है। उस सर्वे में पता चला कि उस सर्वे में नाम आया परम पूज्य संविधान, भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनकी मूर्ति लगी। ये उनके विचार है। अमेरिका के संसद में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगी है। लंदन इकोनॉमिक्स स्कूल में उनकी मूर्ति लगी है। लंदन इकोनॉमिक्स में ही बाबा साहब की जितनी भी किताबें लिखी, जब वो वहाँ पर पढ़ते थे, वो किताबों को इन्होंने एक स्पेशल सिक्योरिटी में रखा है कि वो इंग्लैंड के जितने भी राजनीतिज्ञ जो आएंगे वो उसको पढ़े और उसके बाद में राजनीति में आए। ऐसा इंग्लैंड की सरकार ने जाहिर किया, अभी जस्ट 2 साल पहले की बात है। तो मनीष जी एक आखिरी सवाल और लेता हूँ जाते जाते, क्योंकि मैंने पिछली बार कहा कि लास्ट सवाल था, लेकिन मेरे दिमाग में आया। एक्चुअल क्या हो गया, अंजनगा सुरजी जो
तहसील है, वहाँ पर एक गाँव है पांडरी में एक बाबा साहब अम्बेडकर के प्रवेश द्वार के बारे में जितना भी वो अल्लाह मचा था, आपने बहुत समझौता करने की कोशिश किया, लेकिन वो शांत भी हुआ। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही अंदराजा अम्बेडकर उस गाँव में गए, उस गाँव में उन्होंने एक भाषण दिया और वहाँ के कार्यकर्ताओं ने भाषण दिया कि यहाँ पर जो उपद्रव हुआ था, उस उपद्रव में पलन वानखेड़े वहाँ के विधायक होते हुए भी वहाँ पर थोड़ी भी उन्होंने मदद नहीं की। ऐसे व्यक्ति को अम्बेडकरवादी ही कहना बेईमानी है। मतलब वो बलवंतराव वानखेड़े अम्बेडकर ही नहीं है या अम्बेडकरवादी ही नहीं है, ऐसा खुद अंदराजा अम्बेडकर और उसके कार्यकर्ता को कहना, ये कहाँ तक उचित है? क्योंकि आपने देखा है बलवंतराव वानखेड़े एक जमीन से निकला हुआ कार्यकर्ता है। ये मुझे उत्तर मुझे देना चाहिए आपको। आप क्वेश्चन भी आप ही पूछ रहे हैं, नहीं और उत्तर भी आप ही नहीं, अभी प्रश्न आएगा ना उसमें। हाँ। क्योंकि बलवंतराव वानखेड़े एक जमीन से निकला हुआ है, प्योर बुद्धिस्ट व्यक्ति है, और एक प्योर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सिर्फ इसीलिए अम्बेडकरवादी न कहना या उसका विरोध करना क्योंकि वो उसने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव विधायकी में जीता और अभी कांग्रेस की टिकट पर ही लोकसभा में खड़ा है, उसको हराने के दृष्टिकोण से या उसका मानसिक संतुलन डाउन लेवल पर लाने के लिए ऐसा उन्होंने कहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, जैसा पांडरी गांव में बाबा साहेब अम्बेडकर का प्रवेश द्वार में जो जातीय तेल निर्माण हुआ, तेल निर्माण नहीं हुआ, ये नहीं, ये निर्माण किया गया। जैसे एक झाड़ अपन बी डालते हैं, उसका झाड़ निकलता है, ये बी डाली गई है। अरे 2018 से जो प्रकरण वहाँ पड़ा है, जो प्रलंबित था वो प्रकरण, जो अचानक 2024 में कैसे क्या इलेक्शन के 1 महीने पहले कैसे क्या उठ के खड़ा हुआ? मेरा पूरा होने दीजिए, वैसे कैसे वो उठ के खड़ा हुआ? मेरा दोस्त का होटल है राठी करके, होटल रेलवे स्टेशन के बाजू में, होटल कौन सा, सुरभाताई खोड़के का ऑफिस के बाजू में होटल रामगिरी के बाजू में होटल है राठी का होटल है। उसका नाम आमंत्रण दशमेश नहीं, आमंत्रण है। आमंत्रण होटल, श्रेयस राठी मेरा दोस्त है, उनका होटल है वो। और वहाँ पे एक लड़का जो वंचित का तालुका अध्यक्ष, विद्यार्थी तालुका अध्यक्ष, युवा का तालुका उपाध्यक्ष है, उसको जब मैंने कहा कि बाबू आता इलेक्शन है बेटा, अब इलेक्शन है तो तू किसको सपोर्ट करेगा? तो बोले भाऊ, बोले हम तो वंचित के हैं बोले, और वो खुद आए मेरे पास, भाऊ बोले आपका नाम मनीष साठे, मेरे गाड़ी वगैरह का झंडा वगैरह सिंबल देख के पता चल रहा उसको, बोले आप मनीष साठे हो, जब आपको बहुत देखने की इच्छा थी, आप वगैरह वगैरह ऐसा किया। फिर उसको कहा तो बोले यार, उसको सब मैं डिटेल्स नहीं बताता आपको, मैंने पूरे वंचित की पूरी खेल जो है कूटनीति वो पूरी बताया। हाँ भाऊ बोले अभी क्या बताना, बोले जो पांडरी में जो प्रकरण हुआ, न्यूज चैनल के माध्यम से बता रहा मैं। पांडरी में जो प्रकरण था, हमारे वंचित के कार्यकर्ताओं ने उठ के खड़ा किया बोले। तो ये जो प्रकरण है, ये कुछ बलवंतराव जो बदनाम करने के लिए किया गया है। वहाँ पे जैसा ये दंगल होने के पहले, जहाँ जिस दिन वहाँ पे लोग यहाँ निकले थे वो पैदल, उसी दिन एक जगह जो खड़े, वहाँ पे जो शाम हो गई, रात हो गई, जा नहीं सके, तो बलवंतराव ने 350-400 लोगों को खुद के जेब से पैसा खाना दिया। वो खाना कैसे चला? फिर मालूम तो होगा ये बलवंतराव का खाना है करके ये। और वो जो 3-4 लोग और 3-4 पुरुष और 3-4 स्त्रियां, वो हमारे ही समाज की थी, और वो पदाधिकारी राणा की थी। वाईएसटी के पदाधिकारी थी। कुछ साल पहले वाईएस के ऊपर उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। वो इस प्रकरण में इन्वॉल्व है। उसके बाद में और 2-3 लोग हैं हमारे समाज के नेता लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहता मैं। वो ये बलवंतराव जी को बदनाम करने के लिए, क्योंकि बलवंतराव को एससी समाज ने जो आमदार एमएलए बनाया ना, एससी समाज ने बनाया। उनका वर्चस्व हर समाज में, हर समाज में उनका वर्चस्व है, हर समाज उनको चाहता है। वो समाज ने उनको वोटिंग, अगर हर समाज नहीं देता था तो आज एमएलए नहीं रहते थे वो। ये
सब राणा की रचाई चाल है और हमारे लोगों को कुछ रचाई चाल है। ये कि बलवंत राव ये एक उनको मालूम है कि महाविकास आघाड़ी से इनको टिकट मिलने की थी, तब टिकट मिल रही है और इसका वर्चस्व और इसको हर पार्टी का सपोर्ट है, कांग्रेस का भी सपोर्ट है, उसको राष्ट्रवादी शरद पवार जो गठ है उसका सपोर्ट है, उसको सेना का उद्धव ठाकरे का सपोर्ट है और इधर हमारा समाज। और जो आज अमरावती जिले में सबसे ज्यादा जो वोट बैंक है, बाकी समाज के वोट बैंक फूट जाएंगे लेकिन मुस्लिम समाज की वोट बैंक कभी नहीं फूटेंगी। हमारे एससी समाज में 36 उम्मीदवार खड़े हैं, मुस्लिम समाज में एक भी नहीं है। अगर खड़ा भी हुआ फॉर्म भी भरने गया ना तो झोड़ पे मारते अबे कहाँ जा रहा, यहाँ तुम्हारे को यहाँ देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। ऐसे नारे लग रहे हैं बे सालों, तुम्हारे कपड़े भी उतारे जाएंगे। अरे मैं नवनीत राणा से कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अरे भाई जय श्री राम बोलना ही पड़ेगा, बोल देते ना हम। तू हमारे दाल की कीमत कम कर, 180 रुपए दाल है, पेट्रोल की कीमत कर, जय श्री राम रोज बोलेंगे हम, उठते बैठते जय श्री राम बोले, जय श्री राम जय भीम बोलना ही पड़ेगा क्या? जय भीम को बोलने का जय श्री राम भी बोलेंगे ना हम। लेकिन तू जो आज आसमान को छू रही कीमतें है वो नीचे ला, मोदी को बोल। आज तूने भाजपा के पूरे हम जो न्यूज चैनल के पेपर के माध्यम से देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि भाजपा का यहाँ पे जो जमीन स्तर पे जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उसका विरोध होने के बावजूद भी ये लोग को टिकट मिली है तो उनका ही विरोध को अंदर से चालू है इसको। तो ये इसको नवनीत राणा जो खासदार है तो उसको महंगाई के कोई लेना देना नहीं है, उसका विकास से दूर दूर तक के कोई नाता है। क्या किया नवनीत राणा ने 5 साल में और उसके पति ने रवि राणा ने, ये उनको आपस में समाज में झगड़े लगाना, इसकी राजनीति चलती है। और ये समाज में झगड़े लगाना ये भी एक राजनीति का ही भाग है जो खासदार है। और आज भी तुम जितने झगड़े लगाओ ना, आज बलवंत राव जी वानखड़े को आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जाहिर समर्थन भी दिया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इतना करने के बावजूद हम हमारे जेब से पैसा पॉम्पलेट निकालने, हम हमारे जेब से पैसे खर्चा करके पॉम्पलेट निकालते हैं। और भारी मतों से मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, 1.5 से 2 लाख की लीड से बलवंत राव जी वानखड़े ये संसद को हम पहुँचाएंगे। दोस्तों, यह मनीष जी आजाद समाज पार्टी के महाराष्ट्र मुख्य महासचिव, और आपको बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि इन्होंने अपनी पार्टी की ओर से अमरावती लोकसभा के लिए महाविकास आघाड़ी के जो बलवंत राव वानखड़े हैं उनको अपना दिल से, तन मन से, धन से समर्थन देने की घोषणा उन्होंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की थी। और आज हमारे चैनल के माध्यम से हमारे विचार मंच पर, अखिल भारतीय राजीव गांधी विचार मंच पर वो आए, उन्होंने यहाँ भी अपना समर्थन दर्शाया है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और आगे भी उनका ऐसा सहयोग हमें मिलते रहेगा, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। बिल्कुल। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम, जय शिवराय।